बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के हवाले से। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिफ़ाइन करने से पहले हमने ये बात की थी कि जब हमने इस पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फर करना होता है तो हम सैम्पल इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हैं और पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करते हैं। जब हमारी सैम्पल इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव होती है तो हम अपने इन्फ्रेंसेस इन टर्म ऑफ मीन ड्रा करते हैं। तो जब हम किसी एक ग्रुप से जो है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम अपनी जो मीन की वैल्यू है उसको नॉर्मली रेफरेंस वैल्यू के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। मसलन हम ब्लड प्रेशर को उसकी रेफरेंस वैल्यू 120 के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, या पीएच को जो ह्यूमंस की पीएच है या एनिमल्स की पीएच है जो उनकी रिस्पेक्टिव जो है रेफरेंस वैल्यू है उसके अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि क्या ह्यूमन के इन ग्रुप्स का जो पीएच है वो 7.4 है या कि नहीं है। इसी तरह से जब हमारी सैम्पल इंफॉर्मेशन जो कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसको अगर हमने दो ग्रुप से ऑब्टेन किया हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसके अंदर हमने जो है एक पार्टिकुलर डाइट लोगों को दी है, और दूसरा ग्रुप हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने वो डाइट यूज़ नहीं की है, और हम इन लोगों के जो है हेल्थ पैरामीटर्स जो कि उनका वेट हो सकता है, उनका बीएमआई हो सकता है या ब्लड प्रेशर है, उसको कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स के हवाले से। तो जब हम इनको दो ग्रुप्स के हवाले से कंपेयर करेंगे तो हम इनकी मीन वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमने फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किया है और हमने प्लांट की ग्रोथ को नोट किया है। जो प्लांट की ग्रोथ है वो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, और हम इस क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को दो ग्रुप्स यानी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहाँ पे फर्टिलाइज़र अप्लाई हो रहा है उसके अंदर, और जहाँ पे फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं हो रहा उसके अंदर हम इन ग्रोथ पैरामीटर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि ये भी हमारे पास जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, तो हम दोनों ग्रुप्स के जो है मीन की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चिक्स हैं और हमारे पास चिक्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, और हम जो चिक्स की जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, मसलन उनकी फीड इनटेक है, उनका वेट गेन है या उनका एफसीआर है, उसको हम कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको जो ट्रीट किया है वो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर किया है। ये ग्रुप्स हमारे किसके हिसाब से हो सकते हैं? ये हमारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट फीड की कंपोजिशन के हिसाब से हो सकते हैं कि हमने ग्रुप ए के अंदर जो है एक पार्टिकुलर फीड की कंपोजिशन यूज़ की है, बी के अंदर दूसरी कंपोजिशन यूज़ की है, सी के अंदर कोई और कंपोजिशन है, डी के अंदर कोई और कंपोजिशन है। सो जब हमने जो है किसी क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स को कंपेयर करना है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हमारे पास क्या है जी, वेट गेन है या एफसीआर है, जब हमने इनको कंपेयर करना है फॉर मोर देन टू ग्रुप्स तो वहाँ पे हम सिंपल टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि जी हम प्लांट्स की ग्रोथ को चेक कर रहे हैं और हम उनके अंदर जो है फर्टिलाइज़र्स की डिफरेंट अमाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं। एक के अंदर हम 0 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, एक के अंदर हम 2 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, 4 ग्राम, 6 ग्राम और सिमिलरली 8 ग्राम। ये डिफरेंट कंसनट्रेशंस के ऊपर हम जो है फर्टिलाइज़र्स की कंसनट्रेशंस के ऊपर जो प्लांट के ग्रोथ पैरामीटर्स हैं जो कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे जो क्योंकि क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं तो हम इनकी मीन की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स नहीं हैं बल्कि मोर देन 2 ग्रुप्स हैं। तो जब भी हम मोर देन 2 ग्रुप्स के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लगाएंगे, सिंपल टी टेस्ट को यूज़ नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो मेज़ के जो सीडिंग्स हैं उनको नोट किया गया है 4 डिफरेंट किस्म की सॉइल्स के ऊपर। तो 4 डिफरेंट किस्म की सॉइल्स के ऊपर हमने ये देखा है कि जो मेज़ के अंदर जो सीड्स आती हैं वो किस तरह से आती हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सीड्स हैं उसको भी हमने कहा है कि ये क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, और हम उसको मोर देन जो है वो 2 सॉइल्स चेक कर रहे हैं कि उनका आपस में क्या कंपैरिजन्स है, क्या वो चारों जो 4 हमारे पास डिफरेंट सॉइल्स हैं उन पे वो उनकी ग्रोथ सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम किस में इंटरेस्टेड हैं जी, हमारे पास एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है जो कि क्या है जी, जो सीडिंग्स हैं, और हम उसको मोर देन 2 ग्रुप्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को डिफ़ाइन करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने मीन को क्या कहा था। मीन हमारे पास क्या होता है जी, दैट इज़ द एवरेज ऑफ एक्स होता है,
और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करें तो वो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस फ्राम मीन या एवरेज डिस्टेंस फ्राम रेफरेंस वैल्यू होता है। और जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस क्या है जी, दैट इज़ द एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस फ्राम मीन। और अगर हम इसको एवरेज नहीं करते तो फिर क्या रह जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, मीन के दैट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्राम देयर मीन। या जो डिस्टेंस, जो स्क्वायर डिस्टेंस है वो रह जाएगा। वो स्क्वायर डिस्टेंस क्या होगा जी, एक वैल्यू का जो मीन से फासला होगा हम उसको एक्स माइनस एक्स बार कहेंगे, और जब एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा तो उसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड द एवरेज डिस्टेंस ऑफ ए वैल्यू फ्राम द मीन। और जब हम उसको सम कर लेंगे, दिस सम इज़ कॉल्ड द टोटल वेरिएशन, या ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट के साथ जो टोटल वेरिएशन कनेक्टेड होगी उसको हम कहेंगे। सो हमारी जो टोटल वेरिएशन है दैट इज़ इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यूज़ फ्राम देयर मीन। अब जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का तरीका है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या करता है कि जिस चीज़ को हम टोटल वेरिएशन कह रहे हैं, अब हम इस टोटल वेरिएशन को क्या करेंगे जी, इसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर पार्टीशंस कर लेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इसको ब्रोकअप कर लेंगे, और फिर हम हर कंपोनेंट को एनालाइज कर लेंगे। इस मेथड को हम क्या कहेंगे कि दिस मेथड इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। कौन सा मेथड जी, जिसमें हम टोटल वेरिएशंस को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जो है जब हम उसको पार्टीशन करेंगे और फिर हर हिस्से को हम एनालाइज करेंगे, सो दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये जो टोटल हमारे पास वेरिएशन है जिसको हम कह रहे हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, हम कहते हैं कि टोटल वेरिएशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट अप्लाई की है उसके साथ कितनी वेरिएशन कनेक्टेड है, उस वेरिएशंस को हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड द ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। सो टोटल वेरिएशन में से अगर हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को निकाल देंगे तो वो जो वेरिएशन हमारे पास बच जाएगी उसको हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। तो जो वेरिएंस का फार्मूला है, वैसे तो हमें जस्ट जानते हैं कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को n पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एस स्क्वायर आ जाता है, जैसे कि मैंने समेशन एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को n-1 पे डिवाइड किया हुआ है। तो अगर इसी कंसेप्ट को मैं सामने रखता हूँ तो अगर मुझे जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स है या जो ट्रीटमेंट है उसका वेरिएंस चाहिए तो फिर मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी जी, कि मुझे ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए होगा और उसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दूंगा। और इसी तरह से एरर का अगर मैंने वेरिएंस निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, मुझे एरर सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे और उसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एरर निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है, सिंपल एस स्क्वायर का फार्मूला है, वो वही फार्मूला हम पहले वाला यूज़ करेंगे कि 1/n-1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं आएगा, बल्कि जो ट्रीटमेंट्स, हर ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट का जो टोटल है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसको जो है हम जस्ट आर पे डिवाइड कर देंगे, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। और एरर हम कैसे निकालेंगे जी, अब हमने हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स आ जाएगा तो उसमें से हम ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। वंस हमारे पास एरर एसएस आ गया तो अब हमें उसके चाहिए वेरिएंस को ऑब्टेन करने के लिए हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का यही फार्मूला होगा कि जो टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है, जो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो k-1 है। n-1 में से k-1 को आप माइनस कर दें तो आपके पास एरर की जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, जो कि सिंप्लीफाई हो के n-k रह जाती है। सो एस ई का स्क्वायर जो होगा दैट इज़ इक्वल टू एरर एस एस डिवाइडेड बाई n-k या n-1 माइनस ब्रैकेट में k-1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे वो होगा f, और वो f होगा ऊपर हम ट्रीटमेंट का वेरिएंस लेंगे, नीचे हम जो है वो एरर का वेरिएंस लेंगे। इसका जो हमारे पास प्रोसीजर्स है, जो 6 स्टेप प्रोसीजर है, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हाइपोथेसिस। टी टेस्ट में हम ये लिखते थे कि दो मीन्स आपस में इक्वल हैं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि मोर देन 2 मीन्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। यानी कि अगर हमारे पास के ट्रीटमेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि μ1 μ2 अप टू सो ऑन म्यू के जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके मीन्स आपस में इक्वल हैं। अगर वो के हमारे पास 4 है तो हम μ1 इज़ इक्वल टू μ2, μ2 इज़ इक्वल टू μ3 इज़ इक्वल टू μ4 लिखेंगे। और h1 के अंदर हम ये लिखेंगे कि ये नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे मीन्स आपस में इक्वल ना हों, बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर μ1 बाकियों के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यही होगा कि अब ये सारे इक्वल नहीं है। सो नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल।
यहाँ पे हम अल्टरनेटिव में लिख लेंगे और इसका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकंड स्टेप वो सेम है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05 हम नॉर्मली लेते हैं। और इसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ जाता है, तो यहाँ पे हम जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करेंगे वो होगा जी वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय वेरिएंस फॉर एरर, यानी कि एस टी का स्केयर डिवाइड बाई एस ई का स्केयर। जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन यहाँ पे यूज़ होगा, चौथे स्टेप के अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, पाँचवें स्टेप के अंदर हम क्रिटिकल रीजन लिखते हैं। जो क्रिटिकल रीजन यूज़ होगा दैट इज़ एफ सी ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ अल्फ़ा बाई टू V1 एंड V2। ये V1 क्या है जी? V1 है जो हमारे पास ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम था, यानी कि K-1, और V2 क्या है जी? ये हमारे पास एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि N-K आया था। और छठे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी? रिज़ल्ट्स करेंगे। अगर हमारे पास सारी चीज़ें ट्रू हो जाएंगी तो हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक हमने छोटी सी एग्जांपल ली है। एग्जांपल में हमने ये कहा है कि अ स्टडी इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट whether there is a significance difference whether there is a difference in mean daily कैल्शियम इनटेक इन अडल्ट्स विद नॉर्मल बोन डेंसिटी, यानी कि वो लोग जिनकी नॉर्मल बोन डेंसिटी है, और दूसरा ग्रुप हमने कौन सा लिया है? जिनको जो हम ऑस्टियोपिनियो हुआ है, और तीसरा ग्रुप जो है ऑस्टोप्रोसिस, यानी कि जिनको ये डिज़ीज़ हो चुकी है उनको। ये तीन ग्रुप्स लिए हुए हैं। एक नॉर्मल ग्रुप है, एक जो कि टेंड्स टूवर्ड्स ये दिस डिज़ीज़ हैं, और एक वो ग्रुप है जिसके अंदर ये डिज़ीज़ मौजूद है। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों ग्रुप्स की जो कैल्शियम इनटेक है वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है कि इज़ देयर अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन मीन कैल्शियम इनटेक इन द पेशेंट with normal bone density as compared to the patients with osteopenia and the osteoporosis, यानी कि जिनको ये डिज़ीज़ हो रही है या जिनके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, क्या ये जो तीनों ग्रुप्स हैं उनके कैल्शियम इनटेक के अंदर कोई फ़र्क है या कि नहीं है, ये हमने चेक करना है। क्योंकि अब हमारे पास जो अंडर स्टडी फिनोमिना है या जो हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं वो कैल्शियम इनटेक है, जो कि क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, और हम इसको मोर देन 2 ग्रुप्स के हिसाब से देख रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो 3 ग्रुप्स हैं उनके हिसाब से हम देख रहे हैं कि तीनों ग्रुप्स के अंदर जो कैल्शियम इनटेक है वो इक्वल है या कि नहीं है। क्योंकि कैल्शियम इनटेक इन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं, तो हम यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस बनाएंगे वो इन टर्म ऑफ मीन बनाएंगे। हम H0 के अंदर ये लिखेंगे कि तीनों ग्रुप्स के अंदर जो कैल्शियम इनटेक है वो एक जैसी है, और H1 के अंदर हम लिखेंगे कि ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 आ जाएगा या 0.01 आएगा। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास यूज़ होगा कि वेरिएंस फॉर ट्रीटमेंट डिवाइड बाई वेरिएंस फॉर एरर। कैलकुलेशंस हम कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम हर वैल्यू का जो है उनको टोटल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहली वैल्यू 1200 है, इसी तरह से फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी 1000 है, फिर 980 है। ये पहली हमारे पास जो नॉर्मल बोन्स है, बोन्स डेंसिटी वाला ग्रुप है, उनके तमाम वैल्यूज़ का हमने टोटल कर लिया, दैट इज़ 5630 आया। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है उसके अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस थी उनका टोटल कर लिया तो हमारे पास 4800 आया। और थर्ड ग्रुप जो हमारे पास था उनकी तमाम ऑब्जर्वेशंस का हमने टोटल कर लिया तो दैट इज़ 4290 आ गया। अब जब हमने करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है, यानी कि 5630, 4800 और 4290, और इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14720। इसका हम स्केयर कर लेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर लेंगे। हर ग्रुप के अंदर 6 ऑब्जर्वेशंस थी, तो टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन 8 आ गई। तो हमारे पास करेक्शन फैक्टर जो आ गया वो आ गया 120376888.89। उसके बाद हमने निकालना है टोटल सम ऑफ स्केयर्स। टोटल सम ऑफ स्केयर्स में क्या चाहिए होगा जी? हमें हर वैल्यू का स्केयर चाहिए होगा। पहली वैल्यू 1200 है, उसका स्केयर आ गया। दूसरी वैल्यू 1000 है, उसका स्केयर आ गया। तीसरी वैल्यू का स्केयर आ गया। हम इन हर स्केयर्स, तमाम स्केयर्स को आखिरी 350 का जो स्केयर्स है वहाँ तक हम इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पे समेशन एक्स स्केयर आ जाएगा, और इसमें से हम करेक्शन फैक्टर को अगेन माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल एसएस की वैल्यू आ जाएगी।
तो टोटल एसेस का वेरिएंस हमें नहीं चाहिए। अगर हम वैसे निकालना चाहते हैं तो जर्नल हमारा जो वेरिएंस है वो इसको अगर हम n-1 मीन के 18-1 पे डिवाइड कर लेंगे तो हम उसको ऑब्टेन कर लेंगे। हमें चाहिए ट्रीटमेंट का वेरिएंस और एरर का वेरिएंस। ट्रीटमेंट का वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, दैट इज समेशन टी जे स्क्वायर ओवर आर, यानी कि हर ग्रुप का जो हमने टोटल किया हुआ है, पहले ग्रुप का टोटल कितना किया हुआ है जी 5630, इसका हम स्क्वायर करेंगे। और अगर हम इसको आर यानी कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ थी, 6 वैल्यूज़ थी, इसको 6 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह से 48 दूसरा जो ट्रीटमेंट है या जो दूसरा ग्रुप है उसका जो टोटल है वो 4800 है, उसका हम स्क्वायर करें, उसको 6 पे डिवाइड कर दें। और इसी तरह से थर्ड ग्रुप का टोटल करें 4290 का स्क्वायर करें, उसको 6 पे डिवाइड कर दें। तो हमारे पास या तो इनको अलहदा 6 पे डिवाइड कर दें या एक कंबाइन ही 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मली जब ये आपके पास तीनों ग्रुप्स के अंदर इक्वल ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो आप इसको कंबाइंस डिवाइड कर देते हैं। और अगर हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, एक के अंदर 5 है, एक के अंदर 7 है, एक के अंदर 6 हैं, तो फिर आप हर एक ट्रीटमेंट के स्केयर को उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पे डिवाइड करते जाते हैं और माइनस करेक्शन फैक्टर कर लेते हैं। और एरर एसेस में हम क्या काम करेंगे जी कि जो टोटल हमने निकाला हुआ है उसको ट्रीटमेंट पे डिवाइड कर देंगे। जो टोटल हमने निकाला हुआ है उसमें ट्रीटमेंट एसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर एसेस निकल आएगा। जब हमारे पास एरर एसेस निकल आया तो हमें दो वेरिएंस चाहिए, एक ट्रीटमेंट का वेरिएंस चाहिए। ट्रीटमेंट का वेरिएंस में कैसे आएगा कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट एसेस आया था उसको हम उसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि k-1 पर डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह से जो हमने एरर एसेस निकाला था टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस करके उसको हम n-k पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरर का वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ से हम जो f हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स थी यानी कि वेरिएंस पर ट्रीटमेंट को वेरिएंस पर एरर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 1.3948। और जो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा, क्रिटिकल रीजन किस तरह से हम बनाएंगे कि जो हमारा f कैलकुलेटेड है दैट शुड बी ग्रेटर देन f अल्फ़ा बाई 2 एट v1 एंड v2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। f का जो हमारे पास अल्फ़ा 0.05 था, अल्फ़ा बाई 2 करेंगे तो 0.025 आएगा। v1 क्या था k-1 और v2 क्या था n-k। तो जब हम 2 को 15 में देखेंगे तो हमारे पास टेबल से वैल्यू आ रही है 4.76 और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी 1.39। क्योंकि ये जो हमारे पास 1.39 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4.76 तो ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि हम h0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास वी डू नॉट रिजेक्ट h0 एंड वी विल कंक्लूड दैट कि ऑन द एवरेज जो तीनों ग्रुप्स हैं उनकी जो कैल्शियम इनटेक है वो आपस में एक जैसी है। यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि जब h0 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनका एवरेज एक जैसी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से ग्रुप्स की एवरेज आपस में एक इक्वल है और कौन कौन से ग्रुप्स की आपस में एवरेज इक्वल नहीं है, हम उसके ऊपर पोस्ट हॉक टेस्ट लगाते हैं। तो पोस्ट हॉक टेस्ट को हम आगे जाके देखेंगे। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी और नेक्स्ट हम फिर इनको इंशाल्लाह इन चीज़ों को फ्यूचर में चेक करते हैं।